बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़रा सोचिए और मैं हूं आफ्ताब मोहरी। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पे अगर नज़र डालें तो अब पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर लग रहा है कि आने वाले वक्त में करीबी इलेक्शन नज़र आ रहे हैं तमाम जमातों को। इसके साथ साथ इत्तेहादी जो है बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं। इत्तेहादियों का यही कहना है कि आने वाला वक्त के साथ साथ ये हुकूमत जो है अपना जो टर्नओवर है वो पूरा करेंगी और उसके साथ साथ आने वाले वक्त में दोबारा नए इत्तेहाद बन के इलेक्शन में जाएंगे। इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने थाम लिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में अब जो है डट के बात करनी चाहिए और आज भी पीछे नहीं रहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। उन्होंने भी कई बातें की आज और उसके साथ साथ हुकूमत सिंध ने भी कई इजलास किए और कल जो है खास तौर पे कराची में भी काफी चेंजिंग की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। और इसके साथ साथ आज वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने रुख किया सिंध के अंदरून सिंध की जानिब और वो महरूमियां वो चीजें जो अंदरून सिंध में कई अरसे से नजर आ रही थी कि वजीर आला सिंध कायम अली शाह आम लोगों के बीच में जाएं और उनके पास बैठ के उनके मसाइल भी सुने और वहां के इश्यूज को सॉल्व भी करें। बिलाकर अब सिंध हुकूमत ने ठान ली है कि अब मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट मुख्तलिफ तहसीलों में जाके आम लोगों के मसले सुने जाएं और वहां पे जो नाराज कारकुनान हैं उनको भी मनाया जाए। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर परवेज रशीद साहब ने कहा कि ऐवान सदर में बैठा हुआ शख्स एक स्क्रिप्ट लिख रहा है जो एक जो है स्क्रिप्ट लिख के दे रहा है इमरान खान साहब को, दूसरी स्क्रिप्ट लिख के दे रहा है जो है रहमान मलिक साहब को। दोनों जो है उनकी स्क्रिप्ट पे ही बात कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आज हुकूमत ने यह भी ठान ली कि डिप्टी वजीर आजम परवेज इलाही साहब को जो है प्रोटोकॉल फराम किया जाए डिप्टी वजीर आजम का, नायब वजीर आजम का। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कौमी असेंबली में कायदे इस्तेक्लाल जो है जनाब चौधरी निसार साहब ने यह कह दिया कि इमरान खान अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे कोई इल्जाम आयद करेगा तो यकीनन हम उसको अदालत में ले जाएंगे। अभी पिछले दिनों से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ में एक नई जंग छिड़ चुकी है। आज तक यकीनन पाकिस्तान के अहम इश्यूज पे बात करेंगे और जिन मैंने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को दावत दी है बात करने के लिए उनका तारुफ कराता चलूं। मेरे पहले मेहमान हैं सैयद नजमी आलम साहब हैं, रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और आपका बहुत शुक्रिया नजमी आलम साहब कि आप वापस आए और आप आई थिंक जनरल सेक्रेटरी दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन। बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। राना एहसान साहब रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और राना साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। सुभान अली साहिल साहब हैं रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। नजमी अल साहब, एक बात तय है कि आज सेनेटर परवेज रशीद साहब ने कह दिया कि ऐवान सदर में बैठा हुआ शख्स स्क्रिप्ट लिख रहा है, जो एक पेपर जो है इमरान खान को देता है, दूसरा पेपर जो है रहमान मलिक को देता है, दोनों उसी पे बात कर रहे हैं। क्या ये तय है कि इमरान खान साहब भी तनकीद का निशाना बना रहा है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और रहमान मलिक साहब भी ज़ाहिरी तौर पर ऐसे लग रहा है जो उसकी स्टेटमेंट है अगर देखें उठा के तो वो सीधी सीधी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही खिलाफ है। परवेज रशीद साहब ने जो बयान दिया है कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हाउस से स्क्रिप्ट आ रहा है, मेरे ख्याल ये जिस अभी जंग की बात की है इसको जो लेटेस्ट राउंड शुरू हुआ था उसका पहला स्टेटमेंट मुस्लिम लीग नून की तरफ से आया था, तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं आया था। वो स्क्रिप्ट किसने लिख के दिया था? ख्वाजा आसिफ साहब को, उसका भी जवाब दे देते तो अच्छा था कि वहाँ से स्क्रिप्ट किसने दिया था। देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस हिसाब से एक दूसरे पर इल्ज़ामात लग रहे हैं ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मैं अगर तहरीक इंसाफ को हम कह सकते हैं कि अभी इतनी पुरानी पार्टी या इतनी मेच्योर पार्टी हमें नहीं है, लेकिन मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब 2 दफ़ा इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और उन हालात को भुगत भी चुके हैं जो पॉलिटिकल लोगों की लड़ाई से, तो उनके अंदर इतनी मेच्योरिटी होनी चाहिए। असल में मसला ये नहीं है, मसला ये है कि इलेक्शन, ठीक है, अब इलेक्शन का एक समझ लें कि सो कॉल शुरू हो गई है। और सदर साहब ने कहा कि वक्त के मुताबिक इलेक्शन होंगे, वक्त के मुताबिक जो टाइम है शेड्यूल उस पे होने चाहिए। मुल्क का आइन भी ये कहता है और इस मुल्क की जरूरत भी है और जमहूरियत की भी यही डिमांड है। लेकिन लोगों ने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। इलेक्शन इसमें कोई हम भी तैयार हैं, अपने पार्टी के वर्करों को सब कर रहे हैं। पाकिस्तान में 4 सूबों में इलेक्शन होता है, सबको नजर आ रहा है कि सिंध में 99% वही मैंडेट आने वाला है क्योंकि तहरीक इंसाफ यहाँ पे कोई रूट्स नहीं कर सकी। मुस्लिम लीग नून ने कुछ जीरोस को मिलाया है लेकिन वो फिर जीरो के साथ जीरो तो ये जीरो है
वो पता चल मुमताज रहा है। भुट्टो जीरो है, मुमताज भुट्टो क्या है? मुमताज भुट्टो हर दफा हारता है पीपल्स पार्टी से। देखिए वो एक था मंजूर पावन जीरो है, वो इलेक्शन में पता चल जाएगा, वो इलेक्शन में पता चल जाएगा कि क्या होता है। और भी बहुत से लोग हैं तो जो एक आध अभी सीट पे आप कर ले, चंद इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करने वाली बात कर रही है मुस्लिम लीग नून। एज ए पार्टी एक्ट नहीं कर रही है, एज ए पार्टी एक्ट नहीं करी। मुमताज भुट्टो का आई डोंट काउंट, जो अपनी 10 दफा पीपल्स पार्टी से हार चुका है, बड़ा वडेरा होगा, बड़ा जालिम सरदार होगा, इसलिए लोग उसका नाम बड़ा लेते हैं, डैसर कह लें, लेकिन पॉलिटिकल अहमियत अच्छा, ये है तय है कि आप कह रहे हैं जालिम सरदार है। बिल्कुल मैं उसको कहता हूं कि उस जिस किस्म की जो शख्सियत उसकी रही है सिंध में कमोबेश 1% 2% तो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन विजिबली यही नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी कि तहरीक इंसाफ यहाँ पे कोई रूट्स नहीं बना सकी सिंध में, कि पीपल्स पार्टी, MQM, फंक्शनल लीग जो इत्तेहादी है उन्हीं के पास सिंध रहेगा। बलोचिस्तान का जो हिसाब है वो आपको पता है कि पार्टी से ज्यादा इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है। फला सरदार अपने इलाके की 2 सीट ले जाएगा, फला ये ले जाएगा, और वहां का वो जो सिस्टम है। अब आपका कहने का मकसद तय है कि पंजाब ग्राउंड जो है पंजाब का हो रहा है, पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी भी उठाएगी, मिक्स आ जाएगा। आएगा। ठीक है। मुस्लिम लीग नून भी वहां से उठाएगी, तहरीक इंसाफ भी उठा सकती है, JUI भी उठाएगी, ANP भी है, पीपल्स, यही 4-5 पार्टियों में वहां बटेगा। अच्छा, आपको तय ये है कि मुकाबला पंजाब का है? ऑब्वियसली सबसे ज्यादा ठीक सीटें है। पंजाब साहब, की। ये- मैं बात कंप्लीट जी। करूं, जब है क्योंकि तहरीक इंसाफ कहीं अपने कदम नहीं जमा सकी तो वो भी पंजाब पे हमला कर रही है। मुस्लिम लीग नून के पास भी पंजाब के अलावा कदम कुछ जमा नहीं। चुके सर, बलूचिस्तान में इतना बड़ा जलसा कामयाब हो देखिए, गया, जलसा कराची का- में पूरा जलसा जलसा कुछ कामयाब नहीं हो होता। गया, एक सेकंड सर। कसूर का जलसा देख लें, तहरीक जलसे इंसाफ से तो कुछ नहीं माशाल्लाह से कराची बहुत 2.25 करोड़ की आबादी का शहर है, आप उधर 2 लाख आदमी जमा कर लें तो कौन सा बड़ी बात है 2 करोड़ की 2.25 करोड़ की आबादी में। अच्छा, ये कोई काउंट चलो, नहीं, काम। लेकिन क्योंकि वहां पर है इसलिए ये मुझे- दोनों, क्योंकि इन सूबों में नहीं कर पा रहे तो फ्रस्ट्रेट होकर वहां जी। लड़ रहे हैं। राणा साहब, कुछ भी तय नहीं है कि आने वाले इलेक्शन में क्या हो सकता है, वो तो जब वो लोग निकलेंगे, वोट देंगे और काम को देखेंगे। अब लोगों में अवेयरनेस पाकिस्तान में आ चुकी है फैसला माजरत करने के की। साथ वो मुल्तान के इलेक्शन में नजर आ गया, जब हमने सबके मुश्तरका कैंडिडेट मुस्लिम लीग नून, तहरीक जी। इंसाफ और चीफ जस्टिस के मुश्तरका कैंडिडेट पर ये सेनेटर परवेज रशीद की उस स्टेटमेंट पे मैं आपके सामने सवाल रखूंगा कि ऐवान सदर में बैठा हुआ शख्स जो कोई एक स्क्रिप्ट लिख रहा है जो इमरान खान और रहमान मलिक साहब को दे रहा है, क्या कहेंगे आप सर? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अब ये स्क्रिप्ट की जहाँ तक बात है तो ये एक 4.5 साल का जो पीरियड पूरा हुआ और एक हुकूमत जो है अपना वक्त पूरा करने जा रही है। पहली बात ये सोचने की है ये क्यों करने जा रही है। ये इस वजह से कर रही है कि मियाँ साहब का इसमें मिसाके जमहूरियत के हवाले से जो वादे वईद मियाँ बेनज़ीर मोहतरमा से थे उसको फॉलो किया। 3.5 साल तो मियाँ साहब ने इनको बिल्कुल वो वादे तो टूट गए ना, टूट गए, लेकिन अब स्क्रिप्ट देखें उन्होंने अब 6 दफा जो है वो हलफ पे भी और मरी में कहीं जज जुडिशरी की बहाली पे मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने जो वादे किए वो फिर लाहौर में आके क्या कहते हैं जरदारी साहब कि मैं तो इनको बेवकूफ़ बनाता हूँ, ठीक है जी, तो मैं इनको दिखाता ये हूँ और मारता हूँ। तो ये जब इस किस्म की बातें होंगी, और उन्होंने अभी पिछले दिनों ये भी स्टेटमेंट दी कि अब मेरा अगला पड़ाव और अगला घर लाहौर होगा, लाहौर में बैठ के वज़ीर आला भी हमारा होगा। जी। तो मकसद कहने का ये है कि ये चीजें इसलिए स्क्रिप्ट का मकसद ये है कि एक प्री प्लान है, मतलब यानी कि आपको ये लग रहा है कि तहरीक इंसाफ तहरीक इंसाफ मैं आपको बताऊं, काम कर रही है। टू बी फ्रैंक मैं आपको बताऊं, मियां साहब इन लोटों को नहीं लेता जिनके अभी आपने नाम लिए या जो थे। ये एक 3.5 साल उनका एक मुस्तकिल स्टैंड था, उस पर उन्होंने किसी को नहीं लिया। इवन ये कि 55 और 65 MNA जो है वो काफ लीग के बिला मतलब मशरूत जो है वो आने के लिए तैयार थे, लेकिन इसी वजह से कि वो वफादारी तो फिर आपने पंजाब हुकूमत बनाने के लिए उन लोगों का सहारा क्यों लिया? लेना पड़ा। उसकी वजह ये कि लोटे हुए सुने ना आप, उसकी वजह भी तो सुने ना कि अब खान साहब जो है, सुनामी खान साहब जो हैं वो मतलब हमारे पीछे पर डाल दिए गए ना, एक एजेंडे के तहत डाला गया ना। जो स्क्रिप्ट लिखा गया है उस स्क्रिप्ट की अगर आपने बात की, बात मैं बड़ी लंबी कर सकता हूँ इसके ऊपर दलाइल देके। तो मकसद ये है कि अब देखे ना उनको, अब हमने अगर छेड़ा है, अब इशू यही है ना कि भाई ज़कात और फितरे का जो पैसा है वो आप बाहर के मुल्कों में लगा रहे हो, और एक मस्कत में पैसा लगाया, एक ऐसी जगह पे लगाया और जिसका 64% वेबसाइट पे ऑफिशियली तौर पे तमाम चीजें डिक्लेयर कर चुके हैं, और आपने वो पेपर वो डॉक्यूमेंट्स वहां से डाउनलोड करके और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सर ईदी क्यों नहीं करते, वाले नहीं करते, आप अदीब रिजवी नहीं करते कि कहां फंडिंग बाहर क्यों करते हैं? पाकिस्तान के अंदर क्या इंडस्ट्री नहीं लगती, पाकिस्तान में क्या प्रॉपर्टी? सुभान अली साहब, अब्दुल सत्तार ईदी साहब और अदीब रिजवी साहब, पाकिस्तान में ऐसे बहुत से नाम हैं जो चैरिटी पे काम कर रहे हैं और जिनको लोग यकीनन ही काबिल एहतराम समझते हैं। हमारे लिए काबिल एहतराम यकीनन ही शौकत खाना भी है, क्योंकि कम से कम वो इलाज गरीबों का इलाज होता है वहां पे। पर आप फरमाइएगा कि आखिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो इस नुक्ता उठाया है
کہ آپ لوگوں نے پیسہ قوم کا، پاکستانی قوم کا اس کام پہ لگایا جس کام پہ بکی لگاتے ہیں، جس کام پہ وہ لوگ لگاتے ہیں جن کا میں کہنا اونیت نہیں کہہ سکتا. شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں موقع دیا بلانے کا اور یہاں اپنا نقطۂ نظر آپ کے سامنے رکھنے کا اور آپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچانے کا. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس پہ آ جاتے ہیں کہ شوکت خانم نے، جیسے کہ آپ نے بھی کہا اور ان کے خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا، کہ ویب سائٹ پہ یہ تمام معلومات ہمارے پڑے ہوئے تھے. اور کیوں پڑے ہوئے تھے، مطلب ہم نے کیوں دیا ویب سائٹ میں؟ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری نیت میں اگر کوئی خرابی شوکت خانم کی افیشلز کی ہوتی یا شوکت خانم اس کے اندر انوالو ہوتا تو وہ اپنے ویب سائٹ پہ کیوں دیتا؟ ٹھیک ہے، ویب سائٹ پہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ شوکت خانم اپنے تمام اخراجات اور آیا ہوا جو ڈونیشن ہوتے ہیں اس کو ویب سائٹ میں دیتا ہے. تو یہ بات تو بالکل کلیئر ہے. اب آتے ہیں اس بات پر کہ اس وقت خاص طور پر اس وقت اس ایشو کو اٹھانا رمضان کے مہینے میں، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے، یہ 97 میں بھی یہ کر چکے ہیں. شوکت خانم پہ اٹیک 97 میں بھی یہ کر چکے ہیں. 97 میں بھی انہوں نے اسی طریقے سے شور مچا دیا تھا کہ شوکت خانم کے اندر جو ہے، اور جب عمران خان ہیرو تھے تو نواز شریف صاحب چیف منسٹر تھے، انہوں نے ہی زمین دی تھی. یہ بھی نہیں، وہ زمین پنجاب حکومت کی زمین ہے. وہ کوئی نواز شریف صاحب نے اپنی ذاتی زمینوں میں سے کوئی نہیں دی تھی، اپنے باپ اور دادا کی. نہیں، دیکھیں یہ سرکاری زمین تھی اور اس وقت کی حکومت نے جو ہے نا وہ شوکت خانم کے لیے دی تھی. اگر وہ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو ہمیں تو حیدر ہوتی صاحب نے بھی جو ہے ابھی خیبر پختونخوا میں زمین دی ہے. اس نے وہ ہوتی خاندان کی زمین نہیں دی ہے، سرکاری زمینیں میں دیے، اور اس پہ ہم نے شوکت خانم قائم کیے تھے. تو شوکت خانم کے ریکارڈ کے مطابق جہاں تک زکوٰۃ و فطرے کی بات آ رہی ہے، شوکت خانم کے لیے مختلف قسم کی جو ہے نا فنڈ ریزنگ ہوتی ہے. خان صاحب کو بلایا جاتا ہے، ان کے ساتھ افطاری کی جاتی ہے، اس میں بھی فنڈ ریزنگ ہوتی ہے. ٹیبلیں وہاں پہ سیل ہوتی ہیں. جی بالکل، ٹیبلیں سیل ہوتی ہے. بین الاقوامی سطح پر لوگوں کو خان صاحب کو بلاتے ہیں، ڈونیشن دیتے ہو، زکوٰۃ و فطرے کی پیسے نہیں ہوتے. وہ ایک فنڈ ہے. یہ افیشل آپ شوکت خانم سے جو ہے نا بہتر طریقے سے جو ہے نا آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. جو شوکت خانم کے افیشل ہے وہ فنڈ جو ملک سے باہر جمع کیا گیا تھا، اور اس فنڈ الزام آپ پہ، آپ کے قائد پہ لگا ہے. میں کسی شوکت خانم کے آفیشل سے بات نہیں کر سکتا. الزام ہے شوکت خانم کے اوپر، الزام ہے بیسیکلی آپ کے قائد پر ہے، جس بورڈ کی بات، آپ کی پارٹی پر ہے. جی جس بورڈ کی بات ہو رہی ہے اس بورڈ کے، مجھے ایک چھوٹا سا بریک کا کہا جا رہا ہے، میں بریک پہ کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹا سا بریک ہے. ناظرین بریک کے بعد آئیں گے تو یقیناً بہت سے اہم سوالات ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے سامنے رکھیں گے، اور آپ بھی بریک کے بعد ہمارے ساتھ بذریعہ ٹیلی فون شامل ہو سکتے ہیں اور اپنے جو کمنٹس دے سکتے ہیں کہ آخر اس وقت جو لڑائی چل رہی ہے تمام لوگوں کی آپس میں، سیاسی پارٹیوں کی، اس سے عام لوگوں کو فائدہ حاصل کیا ہوگا.